अस्सलामु अलैकुम। चैनल पर खुशामदीद। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं। खैर और शर के दरमियान होने वाली जंग में हिस्सा लेने वाले एक इंसान की दास्तान, जिन्नात का वादा, एपिसोड 1। ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जो इंतकाम की राहों पर चलना चाहता था, मगर उसके कुछ हमदर्दों ने इंतकाम के जज्बात को कुछ इस तरह तब्दील किया कि वो अपनी दुश्मनी भूल गया और मालिक हकीकी के दुश्मन यानी शैतान के खिलाफ कोशिश में जुड़ गया। समुंदर आज हैरत अंगेज तौर पर पुरसुकून था। आज खुले समुंदर में हम लोगों को 2 माह होने वाले थे। इस 2 माह के अरसे में समुंदर आज पहली बार इतना खामोश था। जहाज का कप्तान और अमला एक अनजाने अंदेशे की वजह से खामोश समंदर की पुरसुकून सतह को देख रहे थे। मैं खावर चौहान कुछ दोस्तों की मदद से इस जहाज के जरिए मुल्क से दूर जा रहा था। आज से 3 दिन के बाद मुझे फांसी की सजा दी जानी थी। जी हाँ, फांसी की सजा, जो मुझे बेगुनाह होने के बावजूद दी जा रही थी। वजह सिर्फ ये थी कि हमारी बस्ती के मगरूर हुक्मरानों को ये बात पसंद नहीं थी कि उनके टुकड़ों पर पलने वाले उनसे ज्यादा बहादुरी दिखाएं। मेरे पूरे खानदान को मेरी बहादुरी के इनाम में मौत के घाट उतार दिया गया और मुझे मारने के लिए बेगुनाह होने के बावजूद फांसी की सजा का हुक्म सुना दिया गया। मैं अपने मालिक जिब्रान मलिक के हिफाजती दस्ते में था। मेरा खानदान पिछली कई नस्लों से उस खानदान की गुलामी कर रहा था। मुझे भी बचपन ही से गुलामी करना सिखाया गया था, मगर मुझे अपनी जवानी में आकर गुलामी की जिंदगी बुरी लगने लगी। कद काट का भी अच्छा था और लड़ने भड़ने में भी उस्ताद हो चुका था। दूर दूर तक मेरे जैसे लड़ने वाला कोई और ना था। मेरा एक हाथ अगर किसी को पड़ जाता तो वो कई कई दिन बिस्तर से उठने के काबिल ना रहता था। लेकिन यही ताकत मुझसे मेरा खानदान जुदा करने का सबब बन गई। जिब्रान मलिक को पसंद नहीं था कि उसके सामने उसके अलावा किसी और की तारीफ हो, मगर जिब्रान मलिक मजबूर था। मुझे मरवा भी नहीं सकता था, क्योंकि मेरी वजह से इर्द गिर्द की बस्तियों से वो कई बार मुकाबले जीत चुका था। उस दिन भी सुबह के वक्त जिब्रान मलिक ने शिकार पर चलने के लिए तैयारी करने का हुक्म दिया। मैं जिब्रान मलिक की हिफाजत पर मामूर हिफाजती दस्ते में शामिल था। जिब्रान मलिक अपने दोस्तों के साथ जंगल के घने हिस्से की तरफ बढ़ रहा था कि अचानक एक तरफ से शेर के दहाड़ने की आवाज़ सुनाई दी। जो लोग शिकार में दिलचस्पी रखते हैं वो जानते होंगे कि घने जंगल में शेर की आवाज़ जिस्म से रूह निकालने के लिए काफ़ी होती है। इससे पहले कि हम सब लोग चौकन्ना होते, एक बड़ी झाड़ी के पीछे से एक कद्दावर शेर ने अचानक छलांग लगाकर 2 मुलाजमों को बुरी तरह घायल कर दिया। जिब्रान मलिक और उसके दोस्तों शेर को देखते ही चीखते हुए दरख्तों पर चढ़ने के लिए भागे। सब बंदूकें चलाना भूल चुके थे और अपने आप को बचाने की फिक्र में थे। लेकिन मुझसे बर्दाश्त ना हुआ कि अपने जख्मी साथियों को छोड़कर अपनी जान बचाऊं। इसलिए एक महफूज जगह देखकर राइफल से शेर का निशाना लेकर फायर कर दिया। गोली सीधी शेर के सर पर लगी और कुछ देर बाद वो साकित हो गया। मेरी बहादुरी का नाम तो ये होना चाहिए था कि मुझे सराहा जाता, मगर जब जिब्रान मलिक के दोस्तों ने मेरी बहादुरी की तारीफ की तो जिब्रान मलिक से बर्दाश्त ना हो सका और वो बोल पड़ा कि इन जैसे छोटे लोगों का काम ही ये होता है कि अपने मालिकों पर अपनी जान कुर्बान करें। जिब्रान मलिक का लहजा तकब्बुर से भरपूर था। मेरे अंदर का बागी इंसान उस वक्त तकब्बुर बर्दाश्त न कर सका और मैं बोल पड़ा कि मैंने अपने घायल साथियों की जिंदगी बचाने के लिए अपनी जिंदगी खतरे में डाली थी। मेरा जवाब सुनकर जिब्रान मलिक ने मुझे गाली देते हुए अपने हंटर से मुझे मारना चाहा, लेकिन इससे पहले कि उसका हंटर मुझे लगता, मैंने एक जोरदार मुक्का जिब्रान मलिक के मुंह पर मारा और इससे पहले कि जिब्रान मलिक के लोग मुझे पकड़ते, मैं वहां से भाग निकला, क्योंकि मुझे मालूम था अब अगर पकड़ा गया तो जिब्रान मलिक मेरी खाल उतारने से भी गुरेज नहीं करेगा। मैं जितना भी ताकतवर से ही, लेकिन इतने लोगों का तन्हा मुकाबला करना मेरे बस में नहीं था। इसलिए मैंने भागने में आफियत समझी थी। काफी दिन जंगल में गुजारकर एक रात अपने गांव पहुंच गया, ताकि अपने घर वालों से मिलकर और जरूरी सामान लेकर किसी और बस्ती में जाकर जिंदगी गुजार सकूं। मुझे अपने घर वालों की फिक्र न थी, क्योंकि मेरा यकीन था कि जिब्रान मलिक मेरी बगावत की सजा मेरे घर वालों को नहीं देगा, क्योंकि वो लोग पूरे दिल से उस खानदान के वफादार थे। काश कि मेरा यकीन सही साबित हो जाता, मगर मेरी किस्मत में लिखा था कि मैं अपने खानदान की लाशें देखूं। मैं इस ख्याल में था कि सबसे छुपकर अपने घर में दाखिल हो रहा हूं तो मुझे कोई ना देखेगा। मगर जिब्रान मलिक के 2 कारिंदे, जिन्होंने जिब्रान मलिक के हुक्म पर अभी तक मेरी तलाश बंद नहीं की थी, उनकी नज़रों में आ चुका था। मैं घर वालों को अभी दिलासा दे ही रहा था कि जिब्रान मलिक ने अपने कारिंदों के साथ मेरे घर पर हमला कर दिया। मैंने अपने खानदान को बचाने के लिए
जिब्रान मलिक के काफ़ी कारिंदे हलाक कर दिए, मगर इतने लोगों को तन्हा मारना बहुत मुश्किल था। मगर मैं अपने ख़ानदान की ज़िंदगी बचाने के लिए हाथ में कुल्हाड़ा लिए जिब्रान मलिक के कारिंदों में मौत तकसीम कर रहा था कि अचानक किसी ने पीछे से मेरे सर पर ज़ोरदार ज़रब लगाकर बेबस कर दिया। मैं बेहोश हो चुका था। जब होश में आया तो मेरे करीब मेरा पूरा ख़ानदान ज़िबा हुआ पड़ा था, मगर जिब्रान मलिक के कारिंदों की लाशें गायब थीं। खून आलूद कुल्हाड़ा अब भी मेरे हाथ में था। मैं सकते की हालत में खड़ा अपनी बर्बादी का तमाशा देख रहा था कि बहुत से पुलिस वालों ने आकर मुझे अचानक गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा चला और मुझे मेरे ही खानदान के कत्ल के जुर्म में फांसी की सज़ा सुना दी गई। अदालत, जज और पुलिस कठपुतली बने जिब्रान मलिक के इशारों पर नाच रहे थे। मेरी आहो पुकार का किसी पर कोई असर नहीं हुआ। मैं चिल्लाता रहा, मगर मुझे घसीटकर जेल की काल कोठरी में अपनी मौत का इंतज़ार करने के लिए कैद कर दिया गया। हर रोज़ मुझे रस्सियों से जकड़कर बांध दिया जाता और फिर जिब्रान मलिक अपने हंटर मेरे ऊपर बरसाता, मेरी बेबसी का तमाशा देखता और फिर जेल के हुक्काम को मुझे मारते रहने का कहकर अगले दिन आने के लिए वापस चला जाता। इस दौरान जेल के कुछ नामवर बदमाशों से मेरी दोस्ती हो गई और उन्होंने मुझे जेल से निकालने का प्लान बनाया। उस दिन भी जब मुझे तशद्दुद के लिए ले जाया जा रहा था तो मेरे मुहाफिजों ने जेल के मुहाफिजों पर हमला करके मुझे कैद से फरार करने में मदद की और फिर उन्हीं की मदद से मैं आज इस जहाज़ पर था। मैं अपनी मौत से अहद करके आया था, जिस दिन जिब्रान मलिक के पूरे खानदान को ज़िबा कर दूंगा उस दिन खुद ही मौत के गले लग जाऊंगा। जिब्रान मलिक, मैं वापस आऊंगा। मैंने मुल्क छोड़ते हुए अपने आप से अहद किया। आप लोग जो मेरी दास्तान सुन रहे हैं सोच रहे होंगे कि खावर चौहान भी एक कहानी निगार ही है जो लफ्ज़ों के हेर फेर को आप बीती की शक्ल देता जा रहा है, लेकिन अपनी पूरी सच्चाई के साथ आपको अपनी ज़िंदगी की हकीकतों से वाकिफ़ करने के लिए कलम उठाया है। समुंदर की खामोशी देखकर सब सहमे हुए थे। ये जहाज़ स्मगलिंग का सामान लेकर अफ्रीका जा रहा था। पूरा अमला तजुर्बाकार था, लेकिन इस वक्त इन सब की हालत देखकर लगता था कि जैसे उन्होंने मौत का फरिश्ता देख लिया हो। सब चुपचाप बैठे समंदर को देख रहे थे। मुझसे मजीद खामोशी बर्दाश्त न हुई तो जहाज़ के कप्तान वलीद अहमद से इस खामोशी का राज पूछ लिया। वलीद इस अरसे में मेरा अच्छा दोस्त बन चुका था। इस वक्त हम समुंदर के एक ऐसे रास्ते से गुजर रहे हैं जो कि शैतानी हिस्सा माना जाता है। इस रास्ते से गुजरने में बहुत एहतियात से काम लेना पड़ता है। थोड़ी सी अंदाजे की गलती से जहाज़ तबाह हो सकता है। स्मगलर्स के लिए ये हिस्सा महफूज है क्योंकि इस हिस्से में बैनुल-अक़वामी कोस्ट गार्ड्स नहीं होते, लेकिन सिर्फ अगर किस्मत साथ दे तो यहाँ से जिंदा बचकर निकला जा सकता है, नहीं तो यहाँ से गुजरने वाले को मौत के सिवा कुछ नहीं मिलता। आने वाले कुछ दिन हमारी किस्मत का फैसला भी करेंगे। समुंदर जो इतना पुरसुकून नजर आ रहा है, दरअसल ये आने वाली भयानक मौत का पेश खैमा है। बस अब सिर्फ खुदा से ये दुआ करो कि मौत दर्दनाक होने के बजाय आसान हो जाए। वलीद ने तफसील बताते हुए कहा, वलीद, जो किस्मत में लिखा है वो तो होगा, तो इसके बारे में सोचने का क्या फ़ायदा। बेहतर यह है कि हम खुदा पर भरोसा करते हुए समुंदर के सीने को चीरते हुए अपनी मंजिल पर पहुंच जाएं। अगर इस दौरान मौत भी आ गई तो अफसोस नहीं रहेगा कि बुज़दिलों की तरह आंखें बंद करके मौत का इंतजार करते रहे। बस इस बात का भरोसा रखो, अगर तुम्हारी मौत का वक्त नहीं आया तो तुम्हें दुनिया की कोई ताकत नहीं मार सकती। मैंने वलीद और अमले को जज्बाती अंदाज में समझाते हुए कहा, हम मौत की आखिरी हिचकी तक जिंदगी को बचाने की बाजी लगा देंगे। अगर इसके बावजूद किस्मत में इस समंदर में डूबकर मरना लिखा है तो बहादुरों की तरह मौत की आंखों में आंखें डालकर मौत को गले लगाएंगे। मेरे लहजे का जोश पूरे अमले को गरमा रहा था। ऐसा लग रहा था कि पूरे अमले में किसी ने नई रूह फूंक दी हो। सबके सब पुरजोश नजर आने लगी। जो थोड़ी देर पहले तक मौत के खौफ से जर्द आंखें लिए समुद्री मौत को देख रहे थे, अब वही लोग समुद्र के सीने को चीरते हुए तेजी से जहाज को मंजिल की तरफ लेकर रवां दवां थे। खावर, तुमने जीने का जो नया अंदाज सिखाया है वो मरते दम तक याद रहेगा। तुम भले उम्र में हम सबसे छोटे हो, लेकिन तुम्हारी सोच अजीम है। तुमने मौत के मुंतजिर मुर्दा जिस्मों की अरवाह को जिस्मों की कैद से आज़ाद होने का जो तरीका बताया है, उससे तो लगता है कि वो अरवाह जो जिस्मों से निकलने के लिए कुछ देर पहले तक बेताब नजर आ रही थीं, अब अपने आर्जी मस्कन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। मौत तो बरहक है, लेकिन पहले मौत हमारी तलाश में थी। लेकिन अब मौत की आंखों में आंखें डालने के बाद लग रहा है जैसे मौत फरार की कोशिश कर रही हो। वलीद ने ममनून नज़रों से मेरी तरफ देखते हुए कहा, वलीद, हम लोग कितने दिनों तक इस समुद्री हिस्से से दूर चले जाएंगे? मैंने बातों का सिलसिला जारी रखते हुए पूछा।
अगर इसी रफ्तार में चलते रहे तो सिर्फ 6 दिन में ये समुद्री हिस्सा पार कर लेंगे और फिर 5 हफ्ते मजीद दरकार होंगे अफ्रीका जाने के लिए। उधर 1 माह आराम करने के बाद सामान लेकर वापसी का सफ़र तय करेंगे और जहां तुम चाहोगे वहां तुम्हारा इंतज़ाम कर दिया जाएगा। और अगर तुम हमारे साथ रहना चाहो तो तुम्हारी हैसियत जहाज़ के नायब कप्तान की होगी, क्योंकि समुंदर गवाह है जब भी कोई जहाज़ यकीनी तबाही से बचकर निकलता है तो उसके पीछे तुम्हारे जैसे बुलंद हिम्मत लोगों का हाथ होता है। वलीद ने अच्छे अंदाज में नौकरी की पेशकश करते हुए कहा। वलीद, फिलहाल तो मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं, ना ही इस दुनिया में कोई अपना है। कुछ दिनों तक बेगुनाह होने के बावजूद फांसी का मुंतज़िर था, लेकिन अब फांसी से बचने के बाद एक बार जबरान मलिक और उसके पूरे ख़ानदान को जलालत की पस्तियों में धकेलना है। लेकिन ये कैसे होगा, इसका फैसला आने वाला वक्त करेगा। आने वाले वक्त तक मुझे तुम्हारी पेशकश इस शर्त पर कबूल है कि जब मेरा वक्त शुरू होगा तो मुझे मेरी ड्यूटी से आज़ाद कर दिया जाएगा, मैंने संजीदा लहजे में कहा। वलीद ने मुस्कुराते हुए मेरी शर्त कबूल कर ली और उठकर गले लगाते हुए कहा, तुम जिंदगी के हर मोड़ पर वलीद अहमद को अपना दोस्त पाओगे। 5 दिन तो बहुत सुकून से गुजर गए। आज आखिरी दिन का सफ़र था जो हमें इस समुंदर के शैतानी हिस्से को अबूर करने के लिए तय करना था। रात से ही हवा बहुत तेज़ थी, जैसे उसको बुरा लग रहा हो कि जहाज़ अभी तक समुंदर की मौजों को शर्मिंदा कर रहा है। फिर हवा में इतनी तेज़ी आ गई कि जहाज़ बुरी तरह पानी पर डोलने लगा। मैं और वलीद अमले को होशो हवास कायम रखकर मौत को गले लगाने का हौसला बांट रहे थे। चंद इंसानों के बुलंद हौसले देखकर अब समंदर भी जहाज़ को निगलने के लिए जुनूनी हो गया। उसकी बुलंदो बाला मौजें कभी एकदम जहाज़ को छुपा लेती और कभी जहाज़ को ऊपर की तरफ धकेल देती। अपनी मौत का यकीन तो हो चुका था, लेकिन मौत से ज़िंदगी की भीख मांगने को अब कोई भी तैयार न था। मेरे मशवरे पर सब ने एक मजबूत रस्सी के साथ अपने आप को एक दूसरे से बांध लिया। एन इसी दौरान एक ज़ोरदार कड़ाके की आवाज़ आई और जहाज़ 2 टुकड़ों में तब्दील हो गया। सब एक दूसरे से बंधे हुए समुंदर की गहराई में डूबने लगे। मैं इतनी आसानी से मौत को अपना शिकार नहीं खेलने दूंगा, मैं ऊंची आवाज़ में चिल्ला रहा था। जो रस्सी हम सबको जोड़े हुए थी कब की टूट चुकी थी। मुझसे कुछ फासले पर वलीद बेहोश होकर समुंदर की गहराई में डूबने वाला था। बाकी अमला अब समुंदर का शिकार हो चुका था। मैंने तेजी से तैरकर वलीद को संभाला और अपने गिर्द लिपटी रस्सी को उसकी कमर के गिर्द बल देकर बांध दिया। समुंदर की मौजें मुझे गहराई में ले जाने के लिए बेताब थीं, लेकिन इंतकाम का जुनून मुझे मौत से दूर ले जा रहा था। समुंदर से लड़ते हुए घंटों गुजर गए, इसलिए अब समंदर भी मेरे इंतकाम का जुनून देखकर पुरसुकून होता चला जा रहा था। कुछ फासले पर जहाज़ का एक बड़ा लकड़ी का टुकड़ा तैरता हुआ दिखाई दिया तो बची हुई हिम्मत को यकजा करके उसकी तरफ तैरना शुरू कर दिया और कुछ देर बाद मैं वलीद को लिए तख्ते के ऊपर लेट गया। अब मेरी हिम्मत बिल्कुल जवाब दे चुकी थी। बेहोश होने से पहले आखिरी बार होश में रहने की कोशिश की, लेकिन बेसूद। जब दोबारा आंख खुली तो एक जजीरे पर तन्हा पड़ा हुआ था। बेहोश होने से पहले का मंजर मेरी आंखों में घूम गया। वलीद को अपने साथ बांधकर तख्ते पर लिटाया था, पर अब न तख्ता नजर आ रहा था ना ही वलीद। मेरा सर बुरी तरह घूम रहा था। अपने ऊपर काबू पाने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। इस अमल से मेरी हालत एतदाल पर आ गई। आंखें खोलकर चारों तरफ का जायजा लेना शुरू किया। ये कोई जजीरा नजर आ रहा था। अभी मैं जायजा ले ही रहा था कि सामने से कोई आता दिखाई दिया। मैं आने वाले खतरे से निमटने के लिए बिल्कुल तैयार था। नौवारिद जब करीब आया तो उसको देखकर मैंने सुकून की सांस ली, क्योंकि वो मेरा दोस्त वलीद था। वलीद के हाथ में नारियल की किस्म के फल थे। पहले खा लो, उसके बाद बात होगी। वलीद ने करीब पहुंचने पर फल मेरी तरफ करते हुए कहा। वैसे भी उस वक्त भूख की वजह से खाने के अलावा कोई और काम मुमकिन भी नहीं था। हम इस वक्त कौन से हिस्से में हैं? क्या तुम सिमत का कोई अंदाज़ा लगा सकते हो? मैंने पेट का ईंधन भरने के बाद समंदर के पानी से हाथ धोते हुए वलीद से पूछा। जहाँ तक मेरा ख्याल है, हम लोग अगर कोई कश्ती तैयार कर लें तो शुमाल की तरफ सफ़र करके अपनी मंजिल पर पहुँच सकते हैं। कुछ दिन अभी यहाँ आराम से गुजार सकते हैं। उन दिनों में एक कश्ती तैयार करेंगे, क्योंकि जजीरे पर खुश्क दरख्त काफ़ी तादाद में मौजूद हैं और उनको काटने के लिए नोकदार पत्थर भी मौजूद हैं। कुछ मेहनत करना पड़ेगी, लेकिन इधर से निकलने का बंदोबस्त हो जाएगा। और अगर किस्मत मेहरबान रही तो हो सकता है कोई जहाज़ मिल जाए इस रास्ते पर जाता हुआ। वैसे भी
हम शैतानी समुद्री हिस्से से काफ़ी दूर आ गए हैं, लेकिन खावर ये सब तुम्हारी हिम्मत की वजह से हुआ है। समुंदर में बेहोश होने से पहले इस बात का एहसास हुआ था कि जैसे किसी के मेहरबान हाथों ने थाम लिया हो, और फिर तुम्हारा साथ महसूस करके अपने आप को बेफिक्र होकर मौत के हवाले कर दिया था, क्योंकि अब तक इस बात का अंदाज़ा हो चुका है कि मौत भी तुम्हें देखकर कतरा कर निकल जाती है। इसलिए इतने तूफानी समंदर में ना सिर्फ तुम महफूज रहे, बल्कि तुम्हारा साथ पाने के बाद मौत मेरे करीब आने से भी खौफजदा रही। वलीद ने जज्बाती अंदाज में मेरे कंधों पर हाथ रखते हुए अपनी कैफियत का इजहार किया। आगे का क्या प्रोग्राम है? मैंने मुस्कुराते हुए वलीद से पूछा। प्रोग्राम क्या होना है, आज आराम करेंगे और कल से काम शुरू करेंगे, वलीद ने जवाब दिया। क्या ये जगह महफूज है? वैसे भी अब रात होने में कुछ ही देर बाकी रह गई है, तो हमें महफूज जगह खोजकर उधर बसेरा करना चाहिए। मैंने इधर उधर देखते हुए वलीद से कहा, दोस्त तुम कहते तो ठीक हो कि कोई महफूज जगह देख लेनी चाहिए। वैसे भी तुम्हारी बेहोशी के दौरान इस जगह का जायजा लिया था। ये जगह कुछ अजीब इस लिहाज से है कि पूरे जजीरे पर किसी भी तरह का कोई जानदार नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई मुसलसल हम पर नज़र रखे हुए है। ये एहसास उस वक्त हुआ था जब मैं दरख्त पर चढ़कर फल तोड़ रहा था, तो ऐसा लगा कि कोई मेरी टांग पकड़कर मुझे दरख्त पर चढ़ने से रोक रहा हो। उस वक्त तो मैंने भूख की शिद्दत की वजह से इसको अपना वहम समझा था, लेकिन अब तुम्हारी बात से एहसास गवाह हो रहा है कि जैसे हम दोनों के अलावा यहाँ कोई तीसरा भी है, लेकिन आंख उसको देखने की सलाहियत से महरूम है। वलीद ने जब बोलना शुरू किया तो बोलता चला गया। वैसे मुझे अभी तक ऐसा एहसास नहीं हुआ था कि कोई हम पर नज़र रखे हुए है, इसलिए हो सकता है कि ये तुम्हारा वहम हो, मैंने वलीद को तसल्ली देते हुए कहा। वैसे भी हम जिन हालात में हैं इसमें हमारी मर्जी का कोई दखल नहीं, तो आने वाले वक्त में जो होना है उसके बारे में सोचकर अपना वक्त बर्बाद करने से बेहतर है कि कोई महफूज जगह ढूंढकर रात बसर की जाए। वैसे भी अब रात का अंधेरा कुछ ही देर में फैल जाएगा, मैंने वलीद को हदायत देते हुए कहा। वलीद ने असबात में सर हिलाकर मेरे पीछे चलना शुरू कर दिया। अभी हम कुछ दूर ही गए थे कि सामने से ढोल की थाप की आवाज़ पूरे ज़ोरों शोर से कान के पर्दे फाड़ने लगी। हम दोनों ने अपने कानों पर हाथ रखते हुए एक दूसरे की तरफ देखा। ढोल की आवाज़ करीब और करीब आती जा रही थी। ढोल की आवाज़ की शिद्दत की वजह से कानों से खून की बूंदें रिसने लग पड़ी। अब तो ऐसा लग रहा था कि ढोल कानों के पास रखकर बजाया जा रहा हो। वलीद बेहोश होकर गिर चुका था। अगर ये आवाज़ बंद ना हुई तो मैं अपने दुश्मनों की चीखें सुनने से महरूम हो जाऊंगा। ये सोचते ही मैंने अपने हाथ हवा में ऐसे लहराने शुरू कर दिए जैसे ढोल पकड़ना चाहता हूँ। अचानक मेरे हाथ किसी ठोस चीज़ पर पूरे ज़ोर से लगे और दर्द भरी आवाज़ के साथ ही ढोल की आवाज़ बंद हो गई। लेकिन कुछ अनजाने नादीदा हाथों ने मुझे मजबूती से जकड़ लिया। बेहोश वलीद हवा में बुलंद हो रहा था। मैं अभी वलीद को देख ही रहा था कि ऐसा लगा जैसे मेरे पाँव भी हवा में बुलंद हो रहे हों। वाक़यातन मेरे हलक से एक ज़ोरदार चीख निकल गई। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कुछ नादीदा इंसान मुझे उठाकर ले जा रहे हों, लेकिन कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। मैंने चिल्ला कर उन नादीदा इंसानों को मुखातिब करने की कोशिश की, लेकिन मेरे चिल्लाने का कोई असर ना हुआ और वो नादीदा लोग हम दोनों को उठाए अपने मस्कन की तरफ बढ़ते रहे। अचानक वलीद के चीखने की आवाज़ सुनाई दी। उसको होश आ गया था और हवा में मुअल्लिक अपने जिस्म को देखकर वो बुरी तरह चिल्ला रहा था, वलीद मेरे दोस्त हौसला रखो, अपने आप को हालात के सुपुर्द कर दो। कुछ नादीदा लोग हमें उठाकर ले जा रहे हैं। उनका मकसद उस वक्त सामने आएगा जब वो कोई बात करेंगे या सामने आएंगे, तो बेकार में चीखकर अपना गला खराब करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैंने वलीद को खामोश करने के लिए समझाया। मेरे समझाने पर वलीद ने भी अपने आप को हालात के सुपुर्द कर दिया। अब हम दोनों नादीदा लोगों के रुकने के मुंतज़िर थे कि कब उनकी मंजिल आती है और हम लोगों को ज़मीन मुयस्सर आती है। कुछ देर के बाद हम लोग जजीरे के दरमियान में पहुंच चुके थे। एक गैर इंसानी ऊंची आवाज़ के गूंजते ही वलीद और मुझे ज़मीन पर पटक दिया गया। दर्द की शिद्दत से हमारी ज़ोरदार चीखें निकल गईं। अभी हम लोग चीख ही रहे थे कि ऐसा लगा कि किसी ने पाँव की ठोकर पूरे ज़ोर से मेरे मुंह पर दे मारी हो। मेरे मुंह से खून तेज़ी से बहने लगा। सामने आओ, हिम्मत है तो सामने आकर लड़ो। मैं दर्द और गुस्से की शिद्दत से पागल हो रहा था। ऐन इसी दौरान किसी ने मुझे हवा में उठाकर ज़ोर से नीचे पटक दिया। ज़ोरदार कहकहे चारों तरफ से सुनाई दे रहे थे। अभी कहकहों की गूंज ख़त्म न हुई थी
کہ ارد گرد کالے رنگ کے بہت سے دراز قد انسان نما لوگ نظر آنے لگے۔ میں نے انسان نما اس لیے کہا ہے کہ وہ لوگ انسانوں کی طرح دو ٹانگوں پر کھڑے تھے، مگر ان کے پورے جسم پر کالے رنگ کے لمبے لمبے بال تھے۔ ان کی آنکھیں انسانی آنکھوں کے بجائے مخروطی انداز کی تھیں۔ ان میں سے ایک کے سر پر سرخ رنگ کا ایک تاج نما آگ کا گولا تھا۔ سامنے بھی آ گئے، اب کیا چاہتے ہو؟ اس تاج والے نے تمسخر اڑانے والے لہجے میں کہا۔ ساتھ ہی اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا تو 4 ریچھ نما لوگوں نے ولید کو ہاتھوں اور ٹانگوں سے پکڑ لیا۔ ولید بیچارہ ابھی چیخ بھی نہ پایا تھا کہ ان درندوں نے اپنی پوری قوت سے ولید کے بازوؤں اور ٹانگوں کو مخالف سمت میں کھینچ دیا۔ ولید کی آخری چیخ بہت دلدوز تھی۔ اس کے بازو اور ٹانگیں ان 4 کالے درندوں کے ہاتھوں میں جھولنے لگیں، جبکہ میرے دوست کا باقی ماندہ جسم زمین پر گر کر بری طرح تڑپنے لگا۔ ولید کا انجام دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میں اپنے ہوش کھو چکا تھا۔ ہر طرف سے کہکہوں کی بیہودہ آوازیں آ رہی تھیں۔ اب مزید برداشت کرنا میرے بس میں نہیں تھا، اس لیے میں نے پوری طاقت سے اچھل کر اپنے ہاتھوں کی انگلیاں کسی نیزے کی طرح اپنے سامنے تاج پہنے ہوئے دیو کی آنکھوں میں مار دی۔ مجھے اپنے انجام کی بالکل فکر نہیں تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اگر مرنا ہی تھا تو بہادری سے موت کو گلے لگاؤں گا۔ میری انگلیاں جیسے ہی اس بالوں والے انسان نما کی آنکھوں سے ٹکرائیں تو ایسا لگا کہ میرے ہاتھ کسی نے جلتے ہوئے کوئلے پر رکھ دیے ہوں، اور پھر مجھے کوئی ہوش باقی نہ رہا۔ بے ہوش ہونے سے پہلے جو آخری احساس تھا وہ یہ تھا کہ جیسے کسی نے جنگ کے لیے نکارہ بجا دیا ہو۔ جب موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی جائیں تو موت بھی پاس آنے سے ڈرتی ہے۔ میں نے جب موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کو گلے لگانا چاہا، تب ہی موت میری محبوبہ بننے کی بجائے مجھ سے روٹھ کر چلی گئی۔ نہ جانے کتنا وقت گزر چکا تھا کہ ایک انجانی آواز مجھے پھر سے زندگی کی طرف لے کر آ رہی تھی۔ جب آنکھ کھلی تو اپنے آپ کو ایک کشادہ غار میں نرم نرم گھاس کے اوپر لیٹا ہوا پایا۔ میرے ہاتھ پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ ابھی پورے ماحول کا جائزہ لے کر فارغ ہی ہوا تھا کہ ایک نوعمر بچہ ہاتھ میں ایک تشت اٹھائے اندر داخل ہوا۔ تشت میرے پاس رکھ کر وہ ایک طرف ہو کر چپ چاپ بیٹھ گیا۔ تشت سے بھنے ہوئے گوشت کی خوشبو آ رہی تھی۔ ویسے بھی اب کھائے ہوئے بھی کافی دیر ہو چکی تھی، اس لیے سب کچھ بھول کر کھانے پر ٹوٹ پڑا۔ خوب سیر ہو کر کھایا۔ میں کھانے میں اتنا مگن تھا کہ پتہ ہی نہ چلا کب کچھ لوگ آ کر میرے قریب بیٹھ گئے ہیں۔ کھانا کھا کر فارغ ہوا تو ان کی طرف دیکھا۔ سب بڑی عقیدت مند نظروں سے میری طرف ہی دیکھ رہے تھے۔ خاور چوہان، ہم سب لوگ آپ کے مشکور ہیں۔ آپ کی وجہ سے ہم اپنے ساتھیوں کو قبیلہ شرر کی قید سے بچانے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک تنومند اور ٹھوس جسم کے آدمی نے کہا، میرا نام ترم ہے اور میں اس قبیلے کا سردار ہوں۔ ہم سب قوم جنات سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن اس وقت سب انسانی روپ میں آپ کے سامنے ہیں، سردار ترم نے مزید بتایا۔ میں نے کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ میں نے جنات کے بارے میں سنا تو تھا، لیکن سردار ترم کی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ سردار ترم نے مجھے یقین دلانے کے لیے اپنے سب ساتھیوں کو غائب ہو جانے کے لیے بولا تو اگلے ہی پل غار یکدم خالی ہو گیا۔ یا اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ میں حیرت زدہ ہو کر بڑبڑایا۔ سردار ترم، آپ براہ مہربانی سامنے آ جاؤ اور مجھے سمجھاؤ کہ یہ سب کیا ہے۔ میں نے اندازے سے ایک سمت دیکھتے ہوئے سردار ترم کو مخاطب کیا۔ خاور چوہان، تم نے انجانے میں قبیلہ شرر کے سردار کی آنکھیں زخمی کر کے قبیلہ شرر کو وقتی طور پر اندھا کر دیا تھا۔ ہمارے کچھ ساتھی قبیلہ شرر کی قید میں تھے۔ قبیلہ شرر شیطان کا پیروکار قبیلہ ہے اور ہمارے قبیلے سے کافی طاقتور قبیلہ ہے۔ ہم لوگ اپنے ساتھیوں کو چھڑانے کی کوشش میں کافی دنوں سے تھے۔ آج ہمارے نگران ساتھی نے اطلاع دی کہ قبیلہ شرر کسی انسان کی وجہ سے وقتی طور پر اندھا ہو چکا ہے، تو ہم جنات نے یہ وقت اپنے لیے سب سے بہتر سمجھا کہ اپنے ساتھیوں کو قید سے چھڑوایا جائے۔ اپنے ساتھی جنات کو چھڑانے کے بعد تمہیں زمین پر بے ہوش گرے ہوئے دیکھا تو ہمارے ساتھی تمہیں بھی ساتھ لے آئے، ورنہ اب تک قبیلہ شرر، جو پھر اپنے سردار کی آنکھوں کے زخمی ہونے کی وجہ سے وقتی طور پر اندھا ہو چکا تھا، ٹھیک ہوتے ہی تمہیں ہلاک کر دیتا۔ اب بھی پورا قبیلہ اپنے سردار کے زخمی ہونے کی وجہ سے غصے میں تمہیں ڈھونڈ رہا ہے، تاکہ تمہیں ہلاک کرنے کے بعد تمہاری ہڈیوں کو پیس کر اپنے سردار کی زخمی آنکھوں کا علاج کیا جائے، ورنہ زخمی آنکھوں کی وجہ سے سردار 4 چاند مکمل ہوتے ہی مر جائے گا
और 4 चांद मुकम्मल होने से पहले कबीला शरर अपना नया सरदार भी नहीं चुन सकते। और जख्मी सरदार की वजह से कबीला शरर इस वक्त काफ़ी हद तक कमज़ोर हो चुका है। ऐसा उस वक्त होता है जब कोई इंसान कबीले के सरदार की आंखों को जख्मी कर दे या आंखें निकाल दे। इस दौरान पूरा कबीला खतरे की जद में रहता है, क्योंकि जिन्नात का कोई भी दूसरा कबीला उन पर हमला करके उनकी औरतों पर काबू पा सकता है। वही कबीला ज़्यादा ताकतवर और बड़ा तस्लीम किया जाता है जिसके पास ऐसी जिन्नियों की तादाद ज़्यादा हो जो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करने की सलाहियत रखती हों। हम लोग कबीला शरर पर हमला करने का इरादा रखते हैं, मगर मसला ये है कि इस वक्त कबीला शरर के काहिनों ने कबीले के गिर्द ऐसा हिसार बांध दिया है कि हम जिन्नात या कोई भी और कबीला उनको देख नहीं सकता, और ना हम में से कोई इस तरह कबीला शरर की हदूद में दाखिल हो सकता है। सरदार तुर्रम ने जाहिर होकर पूरी तफसील बताते हुए कहा, सरदार, अगर मैं तुम्हारे काम आ सकूं तो मुझे बताओ। वैसे भी मुझे उस कबीले से इंतकाम लेना है जिसने मेरे दोस्त को बेदर्दी से मार दिया। मैंने पूरे अज़्म से कहा, खावर चौहान, तुम हमारी मदद कर सकते हो, लेकिन अगर तुम पकड़े गए तो वो तुम्हें हलाक करके फौरन अपने सरदार को ठीक कर लेंगे। सरदार तुर्रम ने सोचते हुए कहा, सरदार, तुम मुझे वो तरीका बताओ जिसके बाद तुम्हारा कबीला अपने दुश्मनों को देख सके। मैंने सरदार को एक नई राह दिखाते हुए कहा, इसके लिए मुझे अपने साथियों और काहिनों से मशवरा करना पड़ेगा, और जो भी नतीजा निकला खावर चौहान तुम्हें बता दिया जाएगा। तुम अब आराम करो, अगर कोई ज़रूरत हो तो बलाम को बता देना। सरदार ने उठते हुए उस छोटे बच्चे की तरफ इशारा करते हुए कहा। सरदार के उठते ही सब जिन्नात भी उधर से उठ खड़े हुए और गार से बाहर चले गए। बलाम, तुम जाओ, अगर कोई काम हुआ तो तुम्हें आवाज़ दे दूंगा। मैंने बलाम को मुखातिब करके कहा। बलाम अब कहाँ जाएगा? बलाम अब तुम्हारा गुलाम बन चुका है। तुम्हारी वजह से बलाम कबीला शरर की कैद से आज़ाद हुआ है, लेकिन अफसोस इस बात का है वो बलाम जो कभी ताकत का पहाड़ समझा जाता था, अब एक छोटे कमज़ोर बच्चे के जिस्म में कैद है। बलाम ने तासुफ भरे लहजे में कहा, बलाम, तुम अपने मुखालिफ कबीले की कैद में कैसे चले गए थे, और तुम्हारा असल जिस्म कहाँ है? अगर इस नौउम्र बच्चे का जिस्म तुम्हारा नहीं है, तुम मुझे अपना दोस्त समझ सकते हो। तुम्हारा जिस्म हासिल करने के लिए बताओ मुझे क्या करना होगा। मैंने हमदर्दी से बलाम को कहा, आका, तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने मुझे दोस्त कहा। मेरे ऊपर कबीला शरर के सरदार का जादू चल गया था। मैं कबीला शरर के सरदार को सफ़ाए हस्ती से मिटाने और अपने साथियों को उन शैतान के पुजारियों से बचाने गया था, मगर सरदार के हिफाजती दस्ते ने पकड़ लिया। लेकिन बलाम को पकड़ने के लिए उन्हें अपने 100 शैतानों से हाथ धोना पड़े। मैं तो चाहता था कि शैतान के पुजारी उस पूरे कबीले को हलाक कर दूं, मगर काहिनों के इशारे पर बेरी के पत्ते मेरे ऊपर फेंक दिए गए, जिसकी वजह से मैं बेबस हो गया और कबीला शरर के काहिनों ने जादू से मुझे छोटे बच्चे के जिस्म में कैद कर दिया। अब मैं उस वक्त तक आज़ाद नहीं हो सकता जब तक वो काहिन नहीं मर जाता जिसने मुझ पर जादू किया था, या फिर कबीला शरर के सरदार को हलाक करने के बाद उसकी राख को कांजुका के खून के साथ मिलाकर पीने से ही मैं अपना असल जिस्म हासिल कर सकता हूँ। बलाम ने नजरें उठाते हुए कहा, कांजुका क्या है और कबीला शरर के सरदार को मारने का तरीका क्या है? मैंने बलाम से दरियाफ्त किया। कांजुका समंदर की 7वीं तह में रहता है और बहुत चालाक होता है। कोई भी जिनज़ादा उसको काबू नहीं कर सकता। कबीला शरर के सरदार को मारने का तरीका इंतहाई मुश्किल है, क्योंकि उसके साथ उसकी शैतानी ताकतें हैं। सरदार जिन को मारने के लिए उसके दोनों पाँव के अंगूठे काटकर अगर उन पर जलता कोयला लगा दिया जाए तो सरदार जिन बेबस हो जाएगा और उसकी शैतानी ताकतें भी बेबस हो जाएंगी। फिर उसके बालों में आग लगा देने से उसकी मौत वाक़या हो जाएगी। बलाम ने उम्मीद भरी नज़रों से मेरी तरफ देखते हुए कहा, मेरे दोस्त बलाम, तुम मुझे अब उस कांजुका को पकड़ने का तरीका भी बता दो, ताकि उसको पकड़कर तुम्हारी असल हालत दुरुस्त की जा सके। मैंने मुस्कुराते हुए बलाम को कहा, कांजुका मछली की एक किस्म है जो बिजली की तेज़ी से तैरती है और पलक झपकते गायब हो जाती है। मैं तुम्हें कांजुका के मस्कन तक तो लेकर जा सकता हूँ, लेकिन उसको पकड़ने के लिए अफसोस तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। और आका, अगर तुमने मुझे मेरा असल जिस्म दे दिया तो बलाम तमाम जिंदगी सिर्फ तुम्हारा ही गुलाम रहेगा। बलाम ने जज्बाती अंदाज में मेरे कंधों पर हाथ रखते हुए कहा, यार बलाम, मुझे दोस्त की ज़रूरत है, गुलाम की नहीं। तुम्हारा जिस्म आज़ाद करने के बाद भी तुम ऐसे ही आज़ाद रहोगे जैसे अब हो। मैंने बलाम के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, जिसके जवाब में बलाम ने
अपना सर अचानक मेरे पाँव पर रख दिया। मैं मुसलमान हूँ और सब लोग सिर्फ अपने पैदा करने वाले रब के सामने झुकते हैं। मैंने अपना पाँव एक झटके से पीछे करते हुए कहा। मेरे सामने बचपन का वो लम्हा आ गया था जब गांव की मस्जिद के मौलवी साहिब ने जुमे की नमाज के बयान में बताया था कि झुको सिर्फ अपने हकीकी खालिक के सामने और किसी को अपने सामने झुकने मत दो, क्योंकि उसका पैदा करने वाला भी वही है जो तुम्हारा है और सिर्फ ये रब का हक है कि उसके सामने झुका जाए। मैं अपने बचपन में खो गया। मुझे याद नहीं कि आखिरी बार अपने रब के सामने कब झुका था, मगर उस लम्हे न जाने क्यों मुझे रब याद आ गया था और मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरी आंखों में आंसू देखकर बलाम यकदम परेशान हो गया। आका, गुलाम अब सामने नहीं झुकेगा, गुलाम को माफ़ कर दो। बलाम ने शर्मिंदा लहजे में कहा। यार बलाम, मुझे आका कहने के बजाय मुझे खावर कहो। और तुम्हारा कबीला किसका पैरोकार है? मैं बलाम के बार बार आका कहने पर कुछ अजीब सा महसूस कर रहा था। शायद इसकी वजह मेरी जबरान मलिक से दुश्मनी थी, क्योंकि वो भी अपने आप को आका कहलवाता था। इस लफ्ज़ से मुझे शदीद किस्म की चिढ़ हो गई थी, इसलिए मैंने बलाम के बार बार आका कहने पर उसको बुरी तरह झिड़क दिया। हम सूरज देवता के पुजारी हैं, मेरे पूछने पर बलाम ने कहा। मैं चुप हो गया, क्योंकि मुझे सिर्फ ये मालूम था कि मैं मुसलमान हूँ, लेकिन मुसलमान करते क्या हैं इसके बारे में अनजान था। तुम्हारा क्या ख्याल है कि सरदार तुर्रम कबीला शरर पर हमला करने का कोई तरीका सोच लेगा? मैंने बातों का रुख बदलते हुए कहा। खावर, अगर सरदार तुर्रम ना भी कोई तरीका सोच सका तो मैं कबीला याशान के सरदार से मिलूंगा। वो कबीला भी कबीला शरर का खात्मा चाहता है और ताकत के लिहाज से कबीला शरर का हम पल्ला है, लेकिन वो कबीला मुसलमान है। वो हमारे कबीले वालों को कभी इजाज़त नहीं देगा कि कबीला शरर वालों को शिकस्त देने के बाद उनकी औरतों को अपने कब्जे में ले ले, बल्कि कबीला याशान उस कबीले को शिकस्त देने के बाद उस कबीले में अपने अफराद को भेजना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से देखते ही देखते पूरा कबीला अपना मजहब छोड़कर कबीला याशान वालों का मजहब अपना लेगा, क्योंकि उस कबीले ने जिस शैतानी कबीले पर हमला किया है वहाँ के जिन्नात कबीला याशान के मजहब को अपना लेते हैं। कबीला याशान का सरदार याशान है और उस सरदार से न सिर्फ उसके कबीले वाले खुश हैं, बल्कि इर्द गिर्द के इलाकों के कबीले भी कबीला याशान और सरदार याशान को अपना असल सरदार मानते हैं। लेकिन कबीला शरर का काहिन शैतानी चालने चलने वाला शैतान का चीला है, उसकी वजह से पूरा कबीला शैतान का पुजारी बन गया, वरना कबीला शरर भी पहले सूरज देवता का पुजारी था। कबीला शरर का काहिन शैतान लहात है। शैतान लहात को मारने के लिए कबीला याशान के काफ़ी जिन्नात मौत का शिकार हो चुके हैं, लेकिन शैतान लहात का कुछ नहीं बिगाड़ सके। कबीला याशान का सरदार मेरा अच्छा दोस्त है, वो अपने मजहब की बातें मुझे बताता रहता है। सरदार याशान ने मुझे किसी के सामने झुकने से बहुत दफ़ा मना किया था। जैसे तुम आज खफा हो गए थे, वैसे सरदार याशान भी खफा हो गया था जब उसके सामने झुका था। खावर मेरे दोस्त, ये सब गुफ्तगू इसलिए किए है कि मुझे भी तुम लोगों के मजहब में दिलचस्पी है, लेकिन अपने कबीले के अफराद के रवैये के बारे में सोचकर चुप हो जाता हूँ कि सूरज देवता के मानने वाले कहीं मुझसे नाराज़ ना हो जाएं। बलाम ने मुसलसल बोलते हुए कहा। यार बलाम, मैं तुम्हें इस बारे में कोई भी मशवरा देने से कासिर हूँ, क्योंकि आज काफ़ी दिनों के बाद मुझे अपना मुसलमान होना याद आया था। बाकी रही कबीला याशान से बात करने की बात, तो पहले सरदार तुर्रम के जवाब का इंतज़ार करो। अगर सरदार तुर्रम ने कोई हौसला अफजा जवाब ना दिया तो तुम कबीला याशान के सरदार से बात कर लेना, मैंने बलाम को समझाते हुए कहा। बलाम, क्या तुम मुझे जिन्नात की दुनिया के बारे में बता सकते हो, और तुम जिन्नात अपने असल रूप में कैसे नजर आती हो? क्योंकि अब मेरा वास्ता इस जगह से अगर पड़ गया है तो मेरे लिए बेहतर है कि मैं तुम जिन्नात के बारे में अहम मालूमात हासिल कर लूँ, जो यकीनन आगे जाकर मेरे लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी, मैंने सोचते हुए कहा। खावर चौहान, जिन्नात की दुनिया तुम्हारी दुनिया से इस लिहाज से मुख्तलिफ है कि तुम लोग हम जिन्नात को नहीं देख सकते। हम जिन्नात की उम्रें भी इंसान से काफ़ी ज़्यादा होती हैं। हम जिन्नात असल रूप में बहुत लंबे होते हैं, लेकिन मैंने अपने कबीले के काहिनों से सुना है कि इंसान की अकल का मुकाबला जिन्नात भी नहीं कर सकते, लेकिन जिस्मानी ताकत के मुकाबले जिन्नात से जीतना नामुमकिन है। बलाम ने जिन्नात के बारे में तफसील से बताया और बहुत सी मालूमात दी। अभी हम आपस में बातें ही कर रहे थे कि गार में फिर से सरदार तुर्रम और उसके बाकी साथी नजर आने लगे। खावर चौहान, हम लोगों ने फैसला किया है कि हम अब भी कबीला शरर का मुकाबला नहीं कर सकते। एक तरीका पता तो चला है,
जिससे कबीला शरर नजर आना शुरू हो जाएगा। इसके लिए कबीले की सरहद पर तुम्हारे खून के चंद कतरे छिड़कना पड़ेंगे। लेकिन कबाहत यह है कि तुम्हें देखते ही कबीला शरर के जिन्नात तुम्हें मारकर तुम्हारी हड्डियों को पीसकर अपने सरदार का इलाज करके फिर से ताकतवर हो जाएंगे, और हम इतने ताकतवर नहीं कि उनका मुकाबला कर सकें। सरदार तुर्रम ने संजीदा लहजे में हमले से मना करते हुए कहा, सरदार तुर्रम, अगर मैं अपने तौर पर कबीला शरर का मुकाबला करना चाहूं तो आपको कोई एतराज़ तो नहीं होगा, क्योंकि कबीला शरर के जिन्नात ने मेरे दोस्त को बेदर्दी से कत्ल किया है और उसका इंतकाम लेना मेरा फ़र्ज़ है। आज इंतकाम की वजह से ही मैं ज़िंदा नज़र आ रहा हूँ। ये इंतकाम का ही जुनून था जिसने मुझे समंदर में डूब जाने से बचाए रखा। ये इंतकाम की ही आग थी जो सोचे समझे बगैर कबीला शरर के सरदार को अंधा कर दिया था, और अभी मेरा इंतकाम पूरा नहीं हुआ। मुझे यकीन है कि जब तक मैं अपने दुश्मनों से इंतकाम नहीं ले लेता, मौत उस वक्त तक मुझे अपनी आगोश में नहीं लेगी। और अब मेरे दुश्मनों में कबीला शरर का इजाफा हो गया है। अपने दोस्त की मौत का इंतकाम मैं पूरे कबीला शरर के जिन्नात से लूँगा। मैं गुस्से में अपने होशो हवास खो बैठा। खावर चौहान, मुझे अंदाज़ा था तुम्हारा जवाब यही होगा, इसलिए हम तुम्हें नहीं रोकेंगे, बल्कि हम सबका ये मशवरा है कि तुम कबीला याशान के सरदार से मिलो। वो तुम्हें इस बारे में मुफीद मशवरा दे सकता है। सरदार तुर्रम ने मेरा जुनून देखकर मुझे नसीहत करते हुए कहा, सरदार तुर्रम, तुम्हारी नेक नियति पर तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ। तुमसे पहले बलाम ने भी सरदार शायान से मिलने का मशवरा दिया था, तो अब तय रहा कि मैं सरदार याशान से मिलने जाऊँगा। मैंने हतमी फैसला सुनाते हुए कहा, सरदार, आज से मैं खावर चौहान का गुलाम बन चुका हूँ। अपनी मर्जी के मुताबिक मैंने अपने आप को खावर चौहान के सुपुर्द कर दिया है, और कोई भी जिन जब अपनी मर्जी से अपने आप को किसी इंसान का गुलाम बना ले तो गुलाम जिन पर कबीले का कोई हक बाकी नहीं रहता, और ना ही उस जिन को कोई और अपना गुलाम बना सकता है। तो सरदार तुर्रम, अब तुम भी मुझे अपने कबीले की कैद से आज़ाद कर दो, ताकि मैं खावर चौहान के साथ सफ़र कर सकूं। बलाम ने अचानक बोलते हुए कहा, सरदार तुर्रम, ये बलाम मेरा गुलाम नहीं है, मेरा दोस्त है। अभी मेरी बात ख़त्म नहीं हुई थी कि सरदार तुर्रम बोल पड़ा, खावर चौहान, अब तुम इसको दोस्त कहो या अपना गुलाम कहो, बलाम अब तुम्हारा हो चुका है। क्योंकि जिन्नात के कवानीन के मुताबिक बलाम अब किसी भी कबीले का जिन नहीं रहा, और मुझे खुशी इस बात की है कि इसने एक बुलंद हौसला इंसान के लिए अपना कबीला छोड़ा है। खावर चौहान, तुम्हें जब भी मेरी या मेरे कबीले के किसी भी जिन की कभी भी ज़रूरत पड़े तो मेरा नाम सिर्फ 3 दफ़ा लेकर हवा में फूंक देना, मैं तुम्हारे सामने हाजिर हो जाऊंगा। बाकी तुम जब तक यहाँ रहना चाहो रह सकते हो, लेकिन अगर तुमने इरादा कर लिया है कि कबीला शरर का खात्मा करोगे तो देर तुम्हारे हक में नुकसानदेह साबित होगी। जितनी जल्दी तुम सरदार याशान से मिल लोगे उतना ही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। सरदार तुर्रम ने मुझे तफसील से आगाह करते हुए कहा, सरदार, तुम्हारे मशवरे पर अमल करते हुए मैं अभी से ही बलाम के साथ सरदार याशान के कबीले की तरफ जाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अगर मुझे रास्ते में कबीला शरर के किसी जिन ने देख लिया तो मुझे क्या करना होगा? मैंने उठते हुए सरदार तुर्रम से पूछा, खावर चौहान, हम तुम्हें कबीला याशान तक पहुंचाने की जिम्मेदारी लेते हैं। बस तुम अब अपनी आंखें बंद कर लो। जब बलाम तुम्हें आंखें खोलने का कहेगा तो तुम आंखें खोल लेना। सरदार तुर्रम ने मुसाफिर के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा। मैंने सरदार का हाथ थाम लिया और आंखें बंद कर ली। ऐसा लगा जैसे ज़मीन मेरे कदमों के नीचे से निकल गई हो। खावर चौहान, अब आंखें खोल लो, हम कबीला याशान पहुंच चुके हैं। बलाम की आवाज़ सुनते ही मैंने आंखें खोल दी। उस वक्त हम एक कुशादा गार के धाने खड़े थे। खावर, इस वक्त हम सरदार याशान के गार के बाहर मौजूद हैं। बलाम ने बताया ही था कि गार के अंदर से एक बारिश जवान बाहर निकला। मेरे दोस्त बलाम, तुम इस वक्त कैसे आ गए? तुम्हारी कैद से आज़ादी की खबर और 9 उम्र बच्चे के जिस्म में कैदी बन जाने की खबर मुझ तक अभी थोड़ी देर पहले पहुंची है। और अपने साथ इस इंसान को लाने का क्या मकसद है? जहां तक मेरा इल्म बताता है, ये इंसान फौलादी इरादों का मालिक है और तुम किसी बड़े काम के लिए इसको लेकर आए हो। अंदर से आने वाला जो सरदार याशान था, मुसाफिया करते हुए मेरी तरफ देखते हुए बोला, सरदार, तुम्हें इल्म तो हो चुका होगा कि कबीला शरर के सरदार को किसी इंसान ने जख्मी कर दिया है, और ये वही इंसान है और मेरा आका भी है। और अब खावर चौहान कबीला शरर पर हमला करके
قبیلہ شرر کے سردار کے بوجھ سے اس زمین کو آزاد کرنا چاہتا ہے، لیکن قبیلہ شرر ہم جنات کی آنکھوں سے اس وقت سے اوجھل ہو چکا ہے جب سے اس کا سردار زخمی ہوا ہے۔ اگر کسی طرح وہ قبیلہ نظر آنا شروع ہو جائے تو اس پر حملہ کر کے ان کے مظالم کو روکا جا سکتا ہے۔ بلعام نے باقی سب باتیں بتاتے ہوئے کہا، تم لوگ اندر آرام کرو، میں قبیلے والوں سے مشورہ کر کے بتاتا ہوں کہ قبیلہ شرر کیسے نظر آ سکتا ہے۔ تم نے بہت اہم خبر دی ہے۔ ہم جنات کافی عرصے سے کوشش میں تھے کہ باطل پر زوردار ضرب لگائی جائے، اور اب میرے خیال میں اللہ رب العزت اس کا موقع فراہم کر رہے ہیں۔ سردار یاشان نے پرجوش لہجے میں کہا، سردار یاشان، اگر آپ کی اجازت ہو تو جب تک آپ اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرتے ہیں میں اپنے دوست کے لیے کانجوکا کو پکڑنے کا انتظام کر لوں۔ میں نے سردار یاشان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، خاور چوہان، کانجوکا کو پکڑنے کے لیے تمہیں میری اجازت کی ضرورت نہیں، بلکہ میں تمہارے ساتھ اپنے کچھ ساتھی جنات بھی بھیجوں گا تاکہ قبیلہ شرر کے جنات تمہارے ساتھ کوئی شرارت نہ کر سکیں۔ سردار یاشان نے تالی بجاتے ہوئے کہا۔ تالی کی آواز سنتے ہی 4 باریش لوگ نظر آنے لگے۔ تم سب اس انسان زادے کی حفاظت کے ذمہ دار ہو، سردار یاشان نے اپنے جنات کو ہدایات دیتے ہوئے کہا۔ خاور چوہان، تمہارا مقصد نیک ہے۔ تم جس نیک مقصد کے لیے کانجوکا پکڑنا چاہتے ہو اس میں اللہ تمہیں کامیاب کرے گا، سردار یاشان نے دعا دیتے ہوئے کہا۔ بلعام، تم اب مجھے اس جگہ لے کر چلو جہاں کانجوکا مل سکتی ہے، پھر میں اس کو پکڑنے کے لیے طریقہ سوچوں گا۔ میں نے اٹھ کر بلعام سے کہا۔ اتنی دیر میں سردار یاشان بھی غائب ہو چکا تھا۔ ابھی لو، بس آنکھیں بند کرو، جب میں بولوں تو آنکھیں کھول لینا، لیکن اپنا سانس بند رکھنا، کیونکہ ہم لوگ سمندر کی 7ویں تہہ میں جا رہے ہیں، بلعام نے میرا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ باقی 4 جنات بھی میرے گرد جمع ہو گئے۔ میں تیار ہوں، میں نے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ ہی ایسے لگا جیسے میں پانی میں ڈوب رہا ہوں۔ پھر جب بلعام نے آنکھیں کھولنے کے لیے کہا تو اس وقت ہم لوگ سمندر کے اندر بنی ایک چٹان کے کھوکھلے سوراخ کے پاس تھے۔ کانجوکا اس سوراخ کے اندر ہے، لیکن اس کو جیسے ہی خطرے کا احساس ہوگا وہ یہ جگہ چھوڑ دے گی، بلعام نے اس سوراخ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ میں نے بلعام کو واپس خشکی پر چلنے کا اشارہ دیا۔ خشکی پر پہنچنے کے بعد میں نے بلعام کو ایک بڑا چمڑے کا تھیلا لانے کے لیے کہا۔ کچھ ہی دیر میں بلعام نے ایک مضبوط تھیلا لا کر میرے ہاتھ پر رکھ دیا۔ بلعام، یہ چمڑے کا تھیلا میں اس سوراخ کے باہر اس طرح رکھوں گا کہ جیسے ہی کانجوکا اس چٹان کے سوراخ سے باہر آئے تو سیدھی اس تھیلے میں آئے، پھر جیسے ہی ایک دفعہ اس تھیلے میں داخل ہو جائے گی میں تھیلے کا منہ بند کر دوں گا۔ سب باتیں بتاتے ہوئے میں نے بلعام کو پھر سے سمندر میں جانے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ کچھ دیر کے بعد میں تھیلا سوراخ کے پاس اس طرح لیے کھڑا تھا کہ کانجوکا کو بھاگنے کا موقع نہ مل سکے۔ میرے اشارے کے منتظر بلعام نے کانجوکا کو جیسے ہی سوراخ سے نکالنے کی کوشش کی، ایسا لگا جیسے بلی تھیلے میں آ گئی ہو۔ میں نے بھی بھرپور پھرتی سے تھیلے کا منہ بند کر دیا اور بلعام کو واپسی کا اشارہ کیا۔ میں نے بلعام کے کہنے پر آنکھیں بند کی ہی تھیں کہ ایسا لگا جیسے سمندر میں جنگ چھڑ گئی ہو۔ کچھ لمحوں کے بعد بلعام بولا، خاور، تم آنکھیں کھول سکتی ہو۔ میں نے جب آنکھیں کھول کر دیکھا تو اب سردار یاشان کے غار کے باہر کھڑے تھے۔ بلعام کے چہرے پر جگہ جگہ خراشوں کے نشان تھے۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ سمندر میں قبیلہ شرر کے جنات نے حملہ کر دیا تھا۔ اگر سردار یاشان کے ساتھیوں کو ایک پل کی بھی دیر ہو جاتی تو وہ مجھے ہلاک کر کے تمہیں اپنے ساتھ لے جاتے۔ اب بھی سمندر میں جنگ جاری ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ پورے قبیلہ شرر نے حملہ کر دیا ہے، مجھے سردار یاشان کو اطلاع دینی ہے۔ بلعام زور زور سے بولتا ہوا اچانک غائب ہو گیا۔ تھیلا اب بھی میرے ہاتھ میں تھا۔ میں نے اس کو کھولنے کی کوشش نہیں کی کیونکہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ کانجوکا خشکی پر بھی تیز رفتار ہے یا نہیں۔ پھر آدھے گھنٹے کے بعد سردار یاشان بلعام کے ساتھ نظر آیا۔ سردار، تمہارے ساتھی تو ٹھیک ہیں؟ میں نے سردار یاشان کو دیکھتے ہی بے چین ہو کر پوچھا۔ ہاں، ہم مدد لے کر بر وقت پہنچ گئے تھے، جس کی وجہ سے قبیلہ شرر کے جنات سمندر سے فرار ہو گئے اور پھر سمندر سے نکل کر وہ نظروں سے بھی غائب ہو گئے، سردار یاشان نے غار میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ سردار ترم نے بولا تھا کہ اگر میرے خون کی چند بوندیں قبیلہ شرر کی سرحد پر گرا دی جائیں تو وہ قبیلہ نظر آ سکتا ہے۔ اے سردار، میں ہر طرح کے حالات کے لیے تیار ہوں، بس اب تم میری رہنمائی کرو تاکہ میں قبیلہ شرر کے سردار کو موت سے ہمکنار کر کے اپنے دوست کی بھیانک موت کا انتقام لے سکوں۔ ویسے بھی اب میرا کوئی خاندان نہیں ہے،
میں اگر اب زندہ ہوں تو صرف اپنے دشمنوں سے انتقام لینے کے لیے زندہ ہوں۔ میرا انتقام میرے خون کو گرما رہا ہے۔ میرا مقصد اب زندگی نہیں ہے بلکہ اپنے دشمنوں کی موت ہے۔ سردار یاشان، جس دن میں اپنے دشمنوں کی ارواح کو ان کے اجسام کی قید سے بے دخل کر دوں گا تو اس دن میں بھی موت کو اپنے گلے سے لگا کر اس ختم ہو جانے والی دنیا سے اپنے پیاروں کے پاس چلا جاؤں گا۔ لیکن اس سے پہلے نہ ہی موت مجھے اپنا شکار بنا سکتی ہے اور نہ ہی میرے دشمن مجھ پر قابو پا سکتے ہیں۔ اپنے دشمنوں کے خاتمے کے لیے مجھے رہنمائی کی ضرورت ہے۔ تو اے سردار، تو مجھے مایوس مت کر اور قبیلہ شرر کی سرحد تک میرا راہبر بن جا۔ میرا لہجہ میرے جذبات کی عکاسی کر رہا تھا۔ میرا چہرہ انتقام کی حدت کی وجہ سے سرخ ہو رہا تھا۔ مجھے انتقام چاہیے تھا۔ میری روح میرے انتقام کی آگ ٹھنڈی ہونے کے بعد اپنے پیاروں سے ملنے اور اس دنیا سے جانے کے لیے بے چین تھی۔ میں بھول چکا تھا کہ میرا دشمن ایک جن ذات ہے جس کی طاقت کے سامنے ٹھہرنا ایک انسان کے بس کی بات نہیں ہے، مگر میری ہمت بلند تھی اور میرے ارادوں میں چٹانوں جیسی مضبوطی تھی۔ خاور چوہان، میں جانتا ہوں کہ اللہ نے انسان کو جنات سے زیادہ عقل سے نوازا ہے، پر میرے دوست، تم میں ابھی پختگی کی کمی ہے۔ تمہیں ابھی مزید محنت کی ضرورت ہے۔ اس لیے قبیلہ شرر کے سردار کو ختم کرنے کے لیے تمہیں کچھ عرصہ انتظار کرنا پڑے گا۔ تمہاری طرح میں بھی قبیلہ شرر کا خاتمہ چاہتا ہوں، کیونکہ وہ قبیلہ شیطان کا پجاری بن چکا ہے۔ اس کا کاہن شیطان کا چیلا ہے اور وہ قبیلہ باقی جنات کی بستیوں کو بھی بھٹکانے کی پوری کوشش میں مصروف ہے۔ لیکن ان سب باتوں کے باوجود میں یاشان اپنے دوست خاور چوہان کو کچھ عرصہ رک جانے کی درخواست کرتا ہوں۔ اس عرصے میں تمہیں کچھ مراحل سے گزرنا پڑے گا، ریاضت کرنی پڑے گی تاکہ تم کندن بن جاؤ۔ پھر قبیلہ شرر کے شیطان بھی تمہارے سامنے آنے سے پہلے سوچیں گے۔ سردار یاشان نے میرے قریب آ کر میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، سردار، میں ہر مرحلے سے گزرنے کے لیے تیار ہوں۔ تم میری رہنمائی کرو۔ ہر امتحان میں تم مجھے ثابت قدم پاؤ گے۔ خاور چوہان کو تمہاری راہبری کی ضرورت ہے۔ بس اے سردار، اب زیادہ دیر مت کرو اور مجھے بتاؤ کہ اب مجھے کیا کرنا ہوگا۔ میں نے سردار یاشان کا ہاتھ تھام لیا اور سردار کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، خاور، تمہاری منزل زیادہ دور نہیں، مگر تمہیں اپنی منزل کو پانے کے لیے اپنے نفس کو اپنا غلام بنانا ہوگا۔ تمہارا نفس تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اگر تم نے اپنے نفس پر قابو پا لیا تو سمجھ لو کہ تم اپنی منزل کی تمام رکاوٹیں پار کر لو گے۔ یہ تمہارا نفس ہے جو تمہیں انتقام کی راہ پر لے کر جا رہا ہے۔ مگر میرے دوست، انتقام کی بجائے اگر تم ظلم کو ختم کرنے کی نیت رکھو گے تو تمہاری اس جد و جہد میں تمہیں اللہ کی خوشنودی بھی حاصل ہو جائے گی۔ پر انتقام ایک ایسا جذبہ ہے جو تمہارے قدم غلط سمت میں بھی لے جا سکتا ہے، اور تم انتقام کی راہ میں ایسے قدم بھی اٹھا سکتے ہو جو تمہیں تمہارے انسان ہونے کی بلندیوں سے گرا کر جانوروں کی طرح پستیوں میں دھکیل سکتے ہیں۔ اس لیے میرے دوست، تم اب مجھے چونکہ بہت عزیز ہو چکے ہو، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ تم ایک بلند ارادہ انسان بننے کی بجائے پستیوں کا شکار ہو جاؤ۔ اس لیے میں جو کہہ رہا ہوں اس کو پوری توجہ سے سنو اور اس پر عمل کرو۔ اس پر عمل کرنے سے تم اپنے دشمنوں سے جب لڑو گے تو تمہاری روح بھی پرسکون رہے گی۔ سردار یاشان کی نصیحت میں ایک باپ کی شفقت جھلک رہی تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے میں ابھی ابھی پیدا ہوا ہوں، اور سردار یاشان کے علاوہ کائنات کی کسی چیز سے میرا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ میرا دماغ مجھے سردار یاشان کی باتوں پر عمل پیرا ہونے کا مشورہ دے رہا تھا، لیکن میرا نفس مجھے انتقام کی راہ پر چلنے کے لیے ہر اچھا برا کام کرنے پر اکسا رہا تھا۔ آخرکار میں نے سردار یاشان کی باتوں پر عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا اور اپنے آپ کو حالات کے دھارے پر چھوڑ دیا۔ بلام چپ چاپ بیٹھا ہم دونوں کی باتیں سن رہا تھا۔ میرے اقرار پر بلام نے بھی خوشی کا اظہار کیا۔ بلام، میں نے تم سے تمہارا جسم حاصل کرنے کا جو وعدہ کیا ہے اس کا آغاز کانجوکا کو پکڑنے کے ساتھ کر چکا ہوں۔ اب وہ وقت بھی دور نہیں جب قبیلہ شرر کے سردار کو مار کر اس کی راکھ بھی تمہیں تحفے کے طور پر دوں گا تاکہ تم اپنی اصل حالت میں آ سکو۔ اب اس کانجوکا کی ذمہ داری تمہاری ہے۔ میں نے کانجوکا کا تھیلا بلام کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، خاور، میں تمہاری ہر بات پر آنکھ بند کر کے یقین کر سکتا ہوں۔ تمہارے ہر امتحان اور ہر آزمائش میں تمہارے ساتھ تمہارے سائے کی طرح رہوں گا۔ بلام نے اپنا عزم ظاہر کرتے ہوئے کہا، نہیں بلام، تم فی الحال خاور چوہان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے۔
फौलाद बनने के लिए जिन आजमाइशों से गुजरना होगा, उनकी तकमील तुम्हारे लिए ऐसी ही होगी जैसे जलती हुई आग को पार करना। इसलिए मैं तुम्हें खावर चौहान के साथ जाने की इजाज़त नहीं दे सकता, और वैसे भी तुम्हारा साथ खावर चौहान के लिए मुश्किलात का पहाड़ बना देगा। सरदार याशान ने बलाम को समझाते हुए मुझे भी आजमाइश की मुश्किलात से आगाह किया। सरदार, अब तुम मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो और अपनी नेक ख्वाहिशात और दुआओं के साथ मुझे मेरी इम्तिहान का बताओ, ताकि जल्द से जल्द सुरखरू होकर तुम्हारे सामने आ सकूं। मैंने बेसब्री का मुजाहरा करते हुए कहा। सरदार याशान मेरे अंदाज पर मुस्कुरा दिया और गार के बैरूनी रास्ते पर चलते हुए बलाम को आराम करने का बोलकर मुझे अपने पीछे आने का इशारा किया। बलाम ने मुझे गले लगाकर हर आजमाइश में कामयाब होने की दुआ देते हुए रुखसत किया। अब मैं सरदार याशान के कदमों पर अपना हर कदम रखता हुआ आजमाइश की मंजिल की तरफ चल रहा था, जहां से मुझे अपने नफ्स को गुलाम बनाकर वापस लाना था। मुझे अपने कवा इरादों पर भरोसा था कि मैं अपने हर इम्तिहान में कामयाब लौटूंगा, लेकिन असल दुश्वारियों का अंदाज़ा मुझे इम्तिहान गाह में पहुंचने के बाद हुआ था। खैर, चलते चलते हम दोनों एक वीरान हिस्से में पहुंच गए। खावर, ये तुम्हारी पहली दरसगाह है जहां तुम अपने नफ्स पर काबू पाओगे। एक जानदार उस वक्त सब कुछ करने पर आमादा हो जाता है जब वह भूख की हालत में हो। नफ्स सबसे ज़्यादा असरअंदाज इंसान पर भूख की हालत में होता है। ये भूख ही होती है जो इंसान को हैवान बनने पर मजबूर कर देती है। इसलिए अब तुम्हें अपनी भूख पर काबू पाकर नफ्स को गुलाम बनाना है। तुम्हें नफ्स को ये बावर कराना है कि तुम भूखे प्यासे रहकर भी पस्तियों को नहीं अपनाओगे। अब से अगले 40 दिन तक तुम्हें सुबह से लेकर रात तक इबादत करनी है। तुम्हारा नफ्स तुम्हें खाने के लिए और सोने के लिए बार बार उकसाएगा, लेकिन ये 40 दिन तुम्हें सिर्फ और सिर्फ इबादत करते हुए जाकर गुजारने हैं। तुम्हारे सामने मुख्तलिफ अनवा के खानों के तश्त आएंगे, लेकिन वो सिर्फ नज़रों का धोखा होगा। कबीला शरर के जिन्नात भी तुम्हें तंग करेंगे। तुम्हारे अमल को रोकने के लिए तुम्हें हर तरह से परेशान किया जाएगा। अगर इस दौरान तुमने कुछ खा लिया तो कबीला शरर के जिन्नात तुम पर काबू पा लेंगे, लेकिन अगर तुम साबित कदम रहे तो वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। अब जो मैं कह रहा हूँ उसको गौर से सुनो। एक मुसलमान होने के नाते तुम्हें अपनी मुकद्दस किताब की चंद आयत का मुसलसल विर्द करना है। जब आज़ान का वक्त होगा तुम्हें इस वीरान हिस्से में पूरी कुव्वत से अजान देकर अपने मालिक के सामने झुकना है। सरदार याशान ने एक दरख्त के नीचे रुकते हुए कहा, मोहतरम याशान, मुझे अफसोस है कि मैं अपनी मुकद्दस किताब नहीं पढ़ सकता और ना ही मुझे अपने मालिक के सामने झुकने का तरीका मालूम है। मेरी ज़िंदगी जिन उलझनों का शिकार रही है उसमें अपने मालिकों की वफादारी के अलावा कुछ नहीं सीख पाया, मैंने अफसोस भरे लहजे में कहा। सरदार याशान ने मेरी आंखों में देखते हुए मुझे अपनी आंखों में देखने के लिए कहा। मेरी नज़रें जैसे ही सरदार याशान की नज़रों से टकराईं, ऐसा लगा जैसे वक्त साकित हो गया हो। मेरा पूरा जिस्म मेरे इख्तियार में ना रहा। मैं अपनी पलकें तक ना बंद कर सका और फिर सरदार याशान की आंखें फैलनी शुरू हो गईं। उसकी आंखों की सुर्खी तेज़ होती जा रही थी। कुछ ही देर में उसकी आंखों की सुर्खी मेरे जिस्म पर आग की जैसी हिद्दत की तरह असरअंदाज होने लगी। मेरा पूरा जिस्म जल रहा था। मैं चीखना चाहता था, आंखें बंद करना चाहता था, मगर कुछ न कर सका। मेरा जिस्म मेरे काबू में नहीं रहा था। मैं साकित खड़ा सरदार याशान की नज़रों में खोया रहा। तुम्हारा दिमाग मुकद्दस किताब को पढ़ने की सलाहियत रखता है। मेरे दिमाग में सरदार की आवाज़ गूंजने लगी, पर सरदार याशान की होंठ साकित थे। मेरे दिमाग में सरदार याशान की आवाज़ एक उस्ताद की तरह गूंज रही थी, जो मुझे मजहब की हर वो बात सिखा रही थी जिसे मैं वाकिफ ना था। आने वाले वक्त में मुझे जो इबादत करनी थी उसका तरीका भी मेरा दिमाग समझ चुका था। आखिर सरदार याशान की आवाज़ अपना इल्म मेरे दिमाग में मुंतकिल करने के बाद खामोश हो गई। मेरा दिमाग बुरी तरह चकरा रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे मेरे दिमाग में आतिशफिशां पहाड़ फट गया हो। फिर मैं अपने होश खो बैठा। जब होश आया तो अंधेरा फैल रहा था और सरदार याशान जा चुका था, मगर अब मेरे दिमाग को हदायत मिल चुकी थी कि अपना अमल किस तरह शुरू करना है। मैंने वज़ू करने के लिए पानी की तलाश शुरू कर दी। आखिर एक जगह पानी का एक छोटा सा तालाब नज़र आ गया। मैंने जूते उतारे और वज़ू करके एक जगह का इंतखाब किया और नफल नमाज का इरादा करके नमाज शुरू कर दी। ऐसा सुकून महसूस हो रहा था कि बयान से बाहर है। मैं बहुत देर तक सजदे में पड़ा रोता रहा। आखिर इतने दिनों बाद मुझे अपना असल पता चला था। जब रो रो कर दिल का गुबार निकल गया
तो मैंने मुकद्दस कलमात का विर्द शुरू कर दिया। मेरे दिल की दुनिया बदल चुकी थी। मैं सब कुछ भूलकर सिर्फ अपने हकीकी मालिक को याद करता रहता था। शुरू में नींद की वजह से काफ़ी परेशानी हुई। खाना पीना छोड़ने से चक्कर भी आते थे, मगर मैं सब कुछ भूले सिर्फ अपना अमल करता रहा। जब नमाज का वक्त हो जाता तो बुलंद आवाज़ अजान देकर नमाज अदा करता और फिर मुकद्दस कलमात का विर्द शुरू कर देता। कितने दिन और रातें गुजर गईं, मगर मेरे अमल में फ़र्क नहीं आया था। अब मुझे खाने और सोने का भी होश नहीं था, बस अपने अमल को दोहराता रहता था। दिन रात एक दूसरे को पकड़ने के लिए आते और जाते रहे, लेकिन इस दौरान ना तो कबीला शरर के जिन्नात से वास्ता पड़ा और ना ही कोई और वाक़या हुआ। एक एक करके 30 दिन गुजर चुके थे।